हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने फिर से लीनियर इक्वेशंस के कुछ और भी डिफ़िकल्ट अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करने वाले प्रॉब्लम्स को लेकर के आया हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको 2-3 और डिफ़िकल्ट लेवल के प्रॉब्लम जिसको बनाने में आपको दिक्कत हो सकती है, उस तरह के प्रॉब्लम्स को मैं लेकर के आया हूँ। कोशिश करूँगा कि आज का वीडियो मैं थोड़ा सा लंबा रख के 4-5 अगर प्रॉब्लम्स ले सकूँगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा, सो दैट कि मल्टीपल वीडियो की जगह आप एक ही वीडियो में 4-5 अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स को देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी का सबसे पहला प्रॉब्लम लेते हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारा 2/√x प्लस 3/√y equals 2 and 4/√x upon minus 9/√y equals -1। ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है और बोला गया है कि आप इसको, ये दो इक्वेशन है, अभी इसको लीनियर बोलना इजी नहीं है मेरे लिए, क्योंकि लीनियर के लिए जो x और y की पावर होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, जो इस केस में नहीं है। लेकिन ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, दो पेयर ऑफ इक्वेशन जरूर है। तो दो पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन एक बेस्ट मेथड है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए नहीं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, दूसरा लीनियर होगा, तो भी आप पेयर ऑफ इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, या कभी और भी लगा सकते हैं आप। तो बेसिकली ये एक पेयर ऑफ इक्वेशन है और हमें इसे सॉल्व करना है। अगर आप इसके पैटर्न को समझेंगे तो अभी तक जैसा हमने पहले किया था मोर और लेस ये वैसा है। उस केस में जो पहले हम लोगों ने प्रॉब्लम्स बनाए थे उसमें नीचे में x होता था 2/x प्लस 3/y इक्वल्स टू 4/x माइनस 9/y इक्वल्स टू -1। तो हम लोग क्या करते थे, नीचे में x और y ना हो इसकी पूरी कोशिश होती थी हमारी। और ये मैंने आपको बार बार बोला है कि नीचे में हमारे पास x और y नहीं होना चाहिए। ऑल्दो होने के बाद भी हम बना सकते हैं, लेकिन उसमें कैलकुलेशन बहुत लंबा होगा, तो अभी तक मैंने उसको हमेशा अवॉइड किया है। उसी को ध्यान में रख के मैं कह रहा हूँ कि ये हमेशा रिकमेंडेड है कि कभी भी नीचे में x और y है तो आप उसको अज्यूम करके, आपने देखा था पुराने वीडियोस में, देखा होगा आपने कि 1/x को t ले लेते थे हम, 1/y को v और फिर सम को बनाते थे। यही कॉन्सेप्ट हम अभी भी रिपीट करेंगे, बस दिखने में ये अलग है बट कॉन्सेप्चुअली दोनों सेम है। हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे कि लेट 1/√x equals to t and 1/√y equals to m, ऐसा ले लिया मैंने। ओके, अब अगर ऐसा लिख दिया है तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/√x। ये मैं एकदम आसान तरीके से लिख दे रहा हूँ सो दैट कि जिसको थोड़ी सी भी दिक्कत हो समझने में वो आराम से समझ सकता है, इक्वल्स टू 2। ये एक पहला इक्वेशन है हमारे पास, आप देखेंगे इसी इक्वेशन को मैंने दोबारा लिखा है यहाँ पे। और यहाँ पे 2 1/√x को आपने t का नाम दे दिया है, तो ये हो गया 2t प्लस 3m इक्वल्स 2। अब अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो ये जैसा जनरल इक्वेशन होता है बिल्कुल उसी टाइप का इक्वेशन बन गया ये। इसका एक हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। सिमिलरली इसके लिए भी अगर करेंगे तो ऐसा ही होगा, 4t माइनस 9m इक्वल्स -1। इसी तरह से एग्जैक्टली इसी तरह से 4 इन ब्रैकेट 1/√x, 1/√x का नाम आपने t लिया है तो 4t हो गया, माइनस 9 इन ब्रैकेट 1/√y है, 1/√y को आपने m रखा है, सो दिस इज 9m इक्वल्स -1। तो इसका नाम हम इक्वेशन 2 रख देते हैं। और अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जैसा हम पहले भी करते रहे हैं। तो दोनों इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रॉम 1 लेंगे, फ्रॉम 1 या 2, आपकी जो श्रद्धा हो आप उस इक्वेशन को चुन सकते हैं। प्रेफरेबल होता है कि जो इक्वेशन वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से छोटा होता है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से छोटा होता है। जैसे इसमें ऊपर वाला 2, 3 और 2 है, जो कि 4, 9 और -1 के हिसाब से दिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा छोटा लग रहा है इन टर्म्स ऑफ जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, इसलिए मैंने 1 ले लिया। लेकिन ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने आप लोगों को पहले भी क्वेश्चंस बहुत सारे करके दिखाए हैं, उसमें मैंने रैंडमली कोई भी ले लिया है, बहुत बार तो जो बड़ा वाला था वही ले लिया है।
सो दैट कि आपको ये आप इस बात के लिए कंफर्टेबल हो जाएं कि आप कोई भी ले सकते हैं, किसी से भी कोई गलत नहीं आता है। तो फ्रॉम वन आप इक्वेशन वन से अब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे। क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे? इधर टी की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे और एम की वैल्यू, आप जिसको चाहें आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ 2t इक्वल्स टू, फ्रॉम वन है ये 2t, ओके ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा तो इसलिए मैं इसको मिटा ही दे रहा हूँ, अदरवाइज हो सकता है कि ये आपके मन में दुविधा खड़ी कर दे। 2t इक्वल्स टू 2 माइनस 3m, आप देख लीजिए ये 3m जो है उसको राइट में मैंने ट्रांसपोज कर दिया, तो 2 माइनस 3m, तो t की वैल्यू इससे आ जाएगी 2 माइनस 3m डिवाइडेड बाई 2। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ किया जब मैंने, तो उसे t एक्सट्रैक्ट कर लिया, मतलब t को m के फॉर्म में लिख लिया। आप कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ t इन टर्म्स ऑफ m। अब इसको हम सेकेंड इक्वेशन में प्लग करेंगे। अगर आप याद करें तो मैंने आपको कहा था आप जहाँ से निकालते हैं वहाँ कभी भी प्लग नहीं करते, हमेशा दूसरे में प्लग करते हैं। जहाँ से निकाला अगर आप वहीं प्लग करेंगे तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन वेरीफाइड हो जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। हमारा इंटेंशन यहाँ वेरीफाई करने का नहीं है, हमारा इंटेंशन यहाँ पे एक्स टी और एम की वैल्यू निकालने का है, दूसरी भाषा में एक्स और वाई की वैल्यू निकालने का है। तो हम क्या करेंगे, 4t की जगह रख देंगे 2 माइनस 3m डिवाइडेड बाई 2 माइनस 9, m की जगह m ही रहेगा, इक्वल्स -1। अब अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो जो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि दरअसल में नंबर ऑफ इक्वेशन को रिड्यूस करना होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 है आपके पास, उसको आपने रिड्यूस करके पहला वाले को उठा के दूसरे वाले में प्लग कर दिया, तो इफेक्टिवली पहला वाला गायब हो गया है और उसको आपने दूसरे में डाल दिया। तो आप देखेंगे तो दो इक्वेशन घट करके अब सिर्फ एक ही इक्वेशन रह गया है, और क्योंकि ये एक इक्वेशन रह गया है और वेरिएबल भी एक ही है, अब इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 रहा, सो दिस इज 2, 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4, माइनस 3 टू जस्ट 6m माइनस 9m इक्वल्स -1। इसको सॉल्व करेंगे, -6 माइनस 9 इज -15m इक्वल्स टू -5। -1 है, 4 इधर से राइट हैंड साइड पे जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो -1 -4 इज -5। मैं साइड हट गया हूँ ताकि आपको दिखाई दे, इस माइनस से माइनस को आप कैंसिल कर लेंगे, तो ऑफ कोर्स अब m की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। सो द वैल्यू ऑफ m इक्वल्स टू 5/15 विच इज 1/3। ये आपने देख लिया m की वैल्यू हम लोगों ने कैसे निकाली है। अब हम किसी भी इक्वेशन में रख के t की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब m से हम लोग t निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? m की वैल्यू यहाँ रख देंगे, 4t। आप जैसे x और y की वैल्यू निकालते थे डिट्टो वही है, फ़र्क ये है कि यहाँ पे x और y की जगह t और m है। सोचने का तरीका हमारा बिल्कुल वही होगा, करने का तरीका बिल्कुल वही होगा, सिर्फ वेरिएबल के बदलने से कुछ भी नहीं बदलता। सो 4 मल्टीप्लाइड बाई t माइनस 9 इंटू एम, एम की जगह हम क्या रखेंगे? 1/3 इक्वल्स -1। 3 और 9 के बीच में कैंसिल हो गया, सॉरी, तो दिस इज 3। मैं दोबारा यहाँ पे मिटा के लिख देता हूँ आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो यहाँ पे 3 और 9 को कैंसिल करेंगे, सो दिस इज 3। तो आप देखेंगे 4t माइनस 3 इक्वल्स -1, 4t इक्वल्स -3 को जब इधर लाएंगे तो क्या होगा? +3, +3 -1, मतलब 3 - 1 कितना होता है? 2। सो t इक्वल्स टू 2/4 विच इज़ 1/2। तो ये आपके पास t की वैल्यू आ गई और ये आपके पास m की वैल्यू आ गई। तो क्या हमारा ये आंसर निकल गया? बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि क्वेश्चन अगर हमारे पास x और y के फॉर्म में है तो आंसर भी हमें x और y के फॉर्म में ही चाहिए। ये तो आपने t और m की वैल्यू निकाली है, अपनी कन्वीनियंस के लिए उसको एज्यूम कर लिया है। बुक ने नहीं कहा था आपको एज्यूम करने के लिए, बुक को कोई मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उसको इससे मतलब है कि उसको x और y की वैल्यू चाहिए। तो अब हम x और y की वैल्यू भी निकालते हैं। t की वैल्यू हाफ निकल गई और m की वैल्यू 1/3। ओके, अब देखें आप यहाँ पे t की वैल्यू हाफ है, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे 1/√x इक्वल्स टू t, t की वैल्यू है हाफ।
तो मुझे x चाहिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यहाँ पहुँचा देते हैं और 2 को इधर पहुँचा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया एक्चुअली में मैंने। 2 इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देंगे तो 4 इक्वल्स टू एक्स। अब आप देख लीजिए आपके पास x की वैल्यू आ गई है। अब उसी तरह से मैं y की वैल्यू भी निकालूंगा। कैसे निकालेंगे y की वैल्यू? हम जानते हैं 1 बाई रूट वाई इक्वल्स टू m है हमारे पास, और m की वैल्यू मैंने निकाली है 1/3, तो लिखेंगे 1 बाई रूट वाई इक्वल्स टू 1/3। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ पहुँचा देंगे, सो दिस इज रूट वाई इक्वल्स टू 3, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, क्लियरली y इक्वल्स टू 9। स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दिया मैंने, रूट y इक्वल्स टू 3 है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड में रूट y के ऊपर स्क्वायर क्या हो जाएगा y, और 3 के ऊपर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। तो ये आपके पास x और y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 9। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। क्या इससे अब हम ये मान लें कि हमारा काम खत्म हो गया? द आंसर इज बिल्कुल भी नहीं खत्म हुआ। अब हमें वेरीफाई भी करना है। मैंने आपको बताया है कि वेरीफाई एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। वेरिफिकेशन से आप ये अश्योर हो जाते हैं कि आपको जो मार्क्स मिलेगा वो श्योर शॉट है कि मिलेगा, कोई दुविधा नहीं है। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, पड़ोस से ये बता दे क्या क्या मार्क्स है, क्या कितना आंसर आया, कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम के बाद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई बोलेगा 4 नंबर इसमें x की वैल्यू 4 आई थी, दूसरे में बोलेगा x की वैल्यू 5, आपकी आई है x इक्वल्स टू 3, तो आप सोच ही रहे होंगे किसका सही है। तो ऐसे केस में अपना कम आदमी सही देखता, दूसरे का ही ज़्यादा सही लग रहा होता है। वो सारी परेशानियों से आप बच जाएंगे। तो श्योर शॉट एटलीस्ट 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 तो आपको मिल ही जाएगा अगर है तो x और y की आपने वैल्यू निकाल ली। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए दोबारा मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। 2 बाई रूट ओवर एक्स है यहाँ पे, प्लस 3 बाई रूट ओवर वाई है, इक्वल्स टू हमारे पास 2 है, और उसी तरह से 4 बाई रूट एक्स एंड सो ऑन। तो मैं एक में वेरीफाई कर देता हूँ, उम्मीद लगाता हूँ आप दूसरे में भी वेरीफाई कर लेंगे। ओके, सो 2 बाई रूट एक्स, रूट ओवर रूट एक्स की वैल्यू भी थी हमारे पास, रूट एक्स की वैल्यू 2 थी, या फिर ऐसे कर लीजिए, चलिए x की वैल्यू अगर आप 4 रखेंगे तो रूट ओवर 4 क्या होता है, 2 ही होगा ना, प्लस 3। रूट y की भी वैल्यू थी हमारे पास, ये देखिए अभी भी लिखा हुआ रूट y इज़ 3, या फिर आप सिंपली y लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू रूट ओवर y इक्वल्स टू 9, तो रूट ओवर 9। अब देखते हैं 2 बाई 2, रूट ओवर 4 की वैल्यू 2 होती है, आप जानते होंगे ये बात। 3 बाई 3, सो कैंसिल, तो 1, इसको भी कैंसिल कर दिया तो 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। इससे ये पता लग गया, यहाँ पे बोलना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इससे ये पता लगा कि एक लाइन, दो, अगर मान लेते हैं कि दोनों हमारे पास वो लीनियर इक्वेशन है, अज्यूम कर लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए कि दोनों वो लीनियर इक्वेशन है, दोनों लीनियर इक्वेशन प्राइमरली नहीं है, अभी दिखाई नहीं दे रहा वो, लेकिन वो बन जाएगा, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे मैंने 1 बाई रूट एक्स को टी ले लिया है, 1 बाई रूट वाई को m ले लिया है, तो आपने देखा ना वो लीनियर इक्वेशन ही है फिर। तो प्राइमरली दिखाई नहीं दे रहा, प्राइमा फेसाई जिसको कहते हैं कि बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं उस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ये बना, एक इक्वेशन का ग्राफ ये है और दूसरे वाले का ग्राफ ये मैं ऑरेंज से बना देता हूँ, दूसरे वाले के लिए लाइन ये बना देता हूँ। तो जो आपने वेरीफाई किया है ना, अभी ग्रीन वाले को वेरीफाई किया, मतलब जो वैल्यू आपने निकाली है वो ग्रीन वाले पे रख के निकाली है। इससे ये हम कैसे जान सकते हैं कि जो वैल्यू निकली है, मैं एक और दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ सो दैट कि येलो, यस। अब इससे हम ये जान सकते हैं कि जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, 4 और 9, x की वैल्यू 4 और 9, ये इस ग्रीन वाले पे कहीं पे है। यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, मतलब इस लाइन के ऊपर होगा। इस बात का पता हमें लग गया कि वो जो वैल्यू 4 और 9 है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब ग्रीन, उस इक्वेशन के लिए अगर जो लाइन ग्रीन वाला बना है तो ग्रीन वाले लाइन के ऊपर वो पॉइंट कहीं ना कहीं है। कहाँ है ये अभी कोई नहीं जानता। तो भाई इससे ये तो पता लग गया कि ये ग्रीन लाइन पे है, लेकिन जो हम सोल्यूशन निकालते हैं, मकसद जो होता है सोल्यूशन का, उसमें हम क्या देखते हैं, एक ऐसा पॉइंट जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, एक को नहीं। एक को करने से तो बहुत सेल्फिश हो गया, वो सिर्फ उसी को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन दूसरे वाले का क्या होगा। तो इसीलिए जो हम वैल्यूज निकालते हैं एक्स और वाई की, वो सिर्फ एक इक्वेशन को वेरीफाई नहीं करना चाहिए, वो दोनों इक्वेशन को वेरीफाई करना चाहिए।
तो एक में जब डाल के चेक करते हैं तो इसका मतलब यही होता है जो मैं अभी आपको लाइन पे बना के दिखा रहा हूँ कि भाई इसमें ये तो पता लग गया कि इस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं वो पॉइंट है। इसे ये कैसे पता लगेगा कि वो दूसरे लाइन के ऊपर है या नहीं है, इसीलिए दूसरे पे भी डाल के चेक करना पड़ता है, इसलिए मैंडेटरी है ये। तो अब आप दूसरे पे भी, मैं मान लेता हूँ कि आपने वेरीफाई कर लिया है और करने के बाद जो पॉइंट आपने रखा है वो वेरीफाई हो गया है। तो अगर वेरीफाई हो गया इसका मतलब है इस लाइन के लिए भी वही पॉइंट है और इस लाइन के लिए भी वही पॉइंट है, इसका मतलब है कि वो पॉइंट यही वाला है। क्योंकि अगर मान लेते हैं ये पॉइंट है तो ये पॉइंट इसको तो सेटिस्फाई करेगा, ग्रीन वाले को तो नहीं करेगा कभी भी, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन नहीं है। तो ये वाला पॉइंट ऑरेंज वाले को तो सेटिस्फाई कर देगा बट ग्रीन वाले को कभी नहीं करेगा। सिमिलरली ये वाला पॉइंट ग्रीन को तो सेटिस्फाई करेगा बट ऑरेंज को नहीं करेगा। लेकिन ये वाला पॉइंट ऐसा है जो ऑरेंज को भी सेटिस्फाई करेगा और ग्रीन को भी सेटिस्फाई करेगा। इसलिए दोनों के ऊपर वैल्यू प्लग करना इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। चलिए सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ 6/x + y - 7/x - y = 3। आई थिंक कुछ गलत हो गया, पता नहीं, जो भी है मैं मान लेता हूँ इक्वल ही लिखा हुआ, मैंने गलत नोट कर लिया है शायद। 1/2 इन ब्रैकेट x + y - 1/3 x - y = 0। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हो सकता है कि मैंने गलत नोट कर लिया हो, क्योंकि मैंने कहीं पे भी = का साइन नहीं दिया है, तो पता नहीं। ठीक है, देख लेते हैं। अब इसमें x + y = 0 होना चाहिए और x - y ≠ 0 होना चाहिए। ये सिर्फ यही नहीं, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैं लिखना भूल गया था, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी डिनोमिनेटर में x था, √x ही सही बट x तो था ही ना, तो उसमें भी x की वैल्यू 0 नहीं होगी और y की वैल्यू 0 नहीं होगी। बहुत बार बच्चे ऐसे सोचते हैं कि 0 आंसर नहीं आएगा। ऑल्दो ये तरीका सही तो नहीं है सोचने का, लेकिन फॉर्चुनेटली जो आप सोच रहे हैं वो भी एक तर्क है कि आंसर उसका वो नहीं आएगा। मतलब कभी भी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 आंसर नहीं आएगी। इस केस में x + y ≠ 0 अगर लिखा हुआ है, मतलब ये है कि दोनों को जोड़ के, दोनों की वैल्यू को जोड़ के 0 कभी नहीं बनेगा और दोनों के वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके भी 0 नहीं बनेगा, ये बात गारंटी है। लेकिन इसका ध्यान रखिएगा, एक्चुअली में इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि x + y की वैल्यू 0 हम रख ही नहीं सकते हैं, रख ही नहीं सकते हैं। आने की बात तो बहुत दूर की बात है। उम्मीद है कि इस स्टेटमेंट से आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुतों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि दोनों में फ़र्क क्या है, एक ही तो है। अरे ठीक है यार, कैसे भी करके हमने यही तो रखना है कि भाई आनी नहीं चाहिए, लेकिन आना नहीं, ये कुछ ऐसे ही हो गया कि हम सामान जब, मतलब हम पैसे जब हम खरीदने ही नहीं जाएंगे तो वो हमें बेचेगा कैसे। हम खरीदने जाएंगे तब तो वो हमें मना भी करेगा कि नहीं हम आपको नहीं देंगे, ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे उसके दुकान के सामने खड़ा तो होना पड़ेगा ना, तब तो वो दुकानदार हमें कहेगा कि भाई आपको हम सामान नहीं देंगे। समझ में आ गई बात। लेकिन अगर हम उनके दुकान पे खड़े ही नहीं होंगे तो वो हमें मना कैसे करेंगे। एग्जैक्टली यही बात यहाँ पे भी लागू होती है कि जब हम वो वैल्यू रखेंगे ही नहीं तो आने नहीं आने की बात तो हम उसके ऊपर मतलब करना ही बेकार है। जैसे हम उनके दुकान पे खड़े ही नहीं होंगे तो वो मना करेंगे नहीं करेंगे, ये तो बस एजम्पशन है। अब आप जो मन में आए कल्पना करते रहिए बैठ के कि जाते तो भगा देते, जाते तो हमें बहुत प्यार से बिठाते, शरबत पिलाते, ये आपकी कल्पनाएं हैं। इसका कोई मतलब इसका कोई दायरा नहीं होता। आप जितने चाहें आप उड़ान भर लीजिए कल्पनाओं में। उसी तरह से इसका भी है कि ध्यान रखिएगा कि x + y जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों 0 नहीं होना चाहिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि 0 अगर होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इस बारे में मैंने शायद लीनियर इक्वेशन के लेक्चर में दिया है, या तो नंबर सिस्टम के लेक्चर में ये मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। आप इसको अच्छे से समझें कि भाई डिनोमिनेटर 0 क्यों नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल इसमें भी आप देखेंगे तो वही पैटर्न है जो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में था। इससे पिछले वाले में 1/√x था, 1/√y था, यहाँ पे 1/x + y है, x - y है। अब आप देखें ध्यान से, जो यहाँ है वही यहाँ पे भी है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन है तो पूरा x + y ही, x - y। तो एग्जैक्टली जो काम हमने वहाँ किया था वही हम यहाँ पे भी कर देंगे। हम क्या करेंगे, लिखेंगे लेट 1/x + y = इस बार मैं थोड़ा सा अलग सा लेता हूँ, कैपिटल A, एंड 1/x - y = कैपिटल B।
ये थोड़ा सा लंबा सवाल है, आप देखें, करने में कोई अलग नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है, बट ये लंबा है। इस बार मैंने कैपिटल ए कैपिटल बी लिया है। आपको ये बात भी बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत बार होता है कि आपको शायद कोई मना करेगा, कोई कैपिटल ए नहीं लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो चाहें आप नाम ले सकते हैं, आपको जो आपकी जो श्रद्धा हो आप रख सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर इस क्वेश्चन में एक्स और वाई लिया गया है, ऑलरेडी क्वेश्चन में एक्स और वाई गिवन है, तो आप 1/x + y को x नहीं लीजिएगा, वो मत लीजिएगा, क्योंकि x और x ये नहीं पता लगेगा कि एजम्पशन वाला कौन सा और गिवन वाला कौन सा। आप कैसे जानिएगा, दोनों तो आप x ही लिखेंगे ना, तो वो आप नहीं जान सकते। इसीलिए आप इसके अलावा आपको जो अच्छा लग रहा है, जो आपकी श्रद्धा हो आप ले सकते हैं, कि कोई आपको नहीं रोकेगा। तो इसको अब लिखेंगे 6 × 1/x + y -7 × 1/x - y = 3। एंड इसी तरह से नेक्स्ट वाले का भी है। तो इसको पहले हम लिख लेते हैं। 6 1/x + y को देखिए आपने क्या नाम दिया, a, तो इस पूरे की जगह उठा के बस a रख दीजिए। -7 × इस पूरे की जगह आपने b नाम दिया है, b रख लीजिए, = 3। ये एक इक्वेशन हमारा हो गया। उसी तरह से नेक्स्ट वाला है हमारे पास 1/2, और ध्यान, ये बहुत गड़बड़ वाली चीज़ है, मैं लिख देता हूँ 1/x + y -1/3। बहुत बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। 1/x - y = 0। अब यहाँ पे आप देखें ध्यान से, तो इस पूरे का नाम आपने a लिया है, इस पूरे का, तो 1/2 जैसा लिखा हुआ लिखा रहेगा। इस पूरे का नाम, इस पूरे की जगह a रखेंगे तो न्यूमरेटर में a रहेगा, डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा। बहुत बार बच्चे डिनोमिनेटर में a लगा देते हैं। इसका एग्जाम्पल आप यही ले सकते हैं कि 1/x + y को, मैं दोबारा थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, 1/x + y को जब आपने a लिखा है तो वो न्यूमरेटर में लिखा है, वो 6/a नहीं लिखा है, डिनोमिनेटर में आपने नहीं लिखा है, न्यूमरेटर में लिखा है, क्योंकि इस पूरे की जगह आपने a ले लिया ना, तो वो पूरा का पूरा टर्म एक बन गया, तो वो a हो गया, तो वो न्यूमरेटर में रहेगा, डिनोमिनेटर में नहीं। इसी तरह से इस पूरे की जगह a अगर आपने लिया है तो वो a न्यूमरेटर में रहेगा, डिनोमिनेटर में नहीं। यही मुझे बताना था। यहाँ पे 1/3, एंड सिमिलरली ये पूरा का पूरा को आपने कैपिटल B लिया है, तो ये कैपिटल B = 0। अब इसको हम सिंप्लीफाई थोड़ा कर देते हैं, ताकि ये डिनोमिनेटर में जो नंबर वगैरह है वो सब साफ हो जाए, एकदम प्लेन बन जाए। तो इसको मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो 3a - 2b = 6 है, तो = 0 × 6 क्या होता है, 0। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन हो गया, आ गया। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास दो इक्वेशन और दो सुंदर सुंदर इक्वेशन है। आप दोनों में से जो इक्वेशन चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इस समय रेकमेंड करूंगा कि इक्वेशन 2 को यूज़ करें, क्योंकि इसमें अपॉन वगैरह मतलब छोटा टर्म आएगा, क्योंकि एक तरफ तो 0 ही है। तो इसमें से मैं a निकाल लेता हूँ, तो लिखेंगे फ्रॉम टू, तो आप लिखेंगे 3a = 2b, a = 2/3b। मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ओके। सो 3a = 2b, a की वैल्यू 3, इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड, तो 2/3b। अब इसको उठा के, ये वाली जो वैल्यू है इसको उठा के मैं फर्स्ट में प्लग कर दूंगा। तो आप ये बात लिख देंगे यहाँ पे, प्लग a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अगर आप प्लग करेंगे तो कैसा दिखेगा ये, 6 × a की जगह मैं रख देता हूँ 2/3b -7b = 3। आप देखें, फिर से वही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हुआ। दो इक्वेशन है, सॉल्व हम नहीं कर पाएंगे। दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये सारे मेथड हमने लगाए हैं। इन सब मेथड का मकसद क्या है, हंसेंगे आप जान करके, कि इन सब मेथड का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है नंबर ऑफ इक्वेशन को एक बनाना, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर बहुत सारे हैं तो घटा करके एक ही वेरिएबल रखना। मतलब जितने पापड़ आप बेल रहे हैं ना, इन सब पापड़ का एक ही मकसद है। इतनी मेहनत करने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, और वो ये है कि वेरिएबल को रिड्यूस करके एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना, और इक्वेशन को रिड्यूस करके एक इक्वेशन में कन्वर्ट करना। यही आपका मकसद है, बस होल एंड सोल यही मकसद है। जिस दिन आप ये कर लेंगे सारी बातें ख़त्म है, उसके बाद कुछ एज सच नहीं रह जाता इसमें करने के लिए।
तो अब आप देखेंगे एक इक्वेशन कन्वर्ट हो चुका है और वेरिएबल भी एक ही है b। जैसे ये हो गया आप एलिजिबल हो जाते हैं वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए। 6 और 3 है, 6 और 3 है तो 3 2 जो 6, so 2 आ गया। 2 multiplied 2 is 4b, let me write it for you, 4b minus 7b equals 3। 4b minus 7b कितना होता है, minus 3b, minus 3b equals to 3। अब आप 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं तो b equals to माइनस b है तो हमें b की वैल्यू चाहिए, ठीक है, माइनस b की नहीं। तो b माइनस बी इक्वल्स टू 1 है, 3 से 3 कैंसिल होके 1 हो गया। हमें b चाहिए तो b के लिए क्या करेंगे, इस ये माइनस को उठा के शिफ्ट कर देंगे इधर, या फिर आपके लिए दोनों तरफ -1 से डिवाइड कर देते हैं। ये तरीका होता है एक्चुअली में, -1 से डिवाइड कर देते हैं तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो b इक्वल्स टू -1। ऑल्दो आपको इतना लंबा नहीं करना, बस मैं समझा रहा हूँ आपको कि इस तरह से करते हैं। b की वैल्यू अगर हमारे पास -1 निकल गई, हम इस इक्वेशन में डाल देंगे तो हमें a भी मिल जाएगा। इसको उठा के हम प्लग कर देते हैं यहाँ पे, तो प्लग कर देंगे, प्लग बी इन फर्स्ट या सेकेंड, आप जहाँ चाहें आप रख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ भी ये दिख रहा है आप रख दीजिए, आंसर आ जाएगा, वो सेम ही आएगा। तो a इक्वल्स टू 2/3 इंटू -1 विच इज़ a इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2/3। ये आपके पास a की वैल्यू आ गई। अब a भी आ गया, b भी आ गया, तो क्या इससे आंसर सॉल्व निकल गया? नहीं, क्वेश्चन x और y के फॉर्म में था, अभी भी हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, ख़त्म नहीं हुआ अभी क्वेश्चन। ओके, सो x और y कैसे निकालेंगे? अब मैं दोबारा ऊपर जाता हूँ, देख लेता हूँ क्या एजम्पशन था मेरा। एजम्पशन था 1/x प्लस वाई। देखिए 1/x प्लस वाई को मैंने a माना था और 1/x माइनस वाई को हमने b माना था, तो इसको याद रखेंगे अब। और अब नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ लिख लेता हूँ 1/x प्लस वाई को हमने a माना था और a की वैल्यू क्या है, -2/3, शायद -2/3 ही है, हाँ -2/3, तो a की वैल्यू है -2/3। और b को हमने क्या माना था, 1/x माइनस वाई को b माना था, तो दिस इज इक्वल्स टू -1, b की जगह -1 है, -1 हमने रख दिया। अब इन दोनों को दोबारा हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे कैसे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -2 इन ब्रैकेट x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 को इधर ले गए, और दूसरा इक्वेशन है इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे दोबारा, तो देखेंगे -2x माइनस 2y इक्वल्स 3 एंड माइनस ऑफ x प्लस ऑफ y इक्वल्स 1। इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन 2 और इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन 1। अब आप भूल जाइए ऊपर क्या था और क्या नहीं था, भूल जाइए आप, कोई लेना देना नहीं है आपको ऊपर से। अब आप इन्हीं दोनों को नया क्वेश्चन की तरह ट्रीट कीजिए, एकदम एब्सोल्युटली न्यू, ब्रांड न्यू। आप मान लीजिए यही आपके पास क्वेश्चन है, अब आपको सॉल्व करना है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो एक्चुअली इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो वो 2 सवाल आपसे सॉल्व करवाता है, एक तो पहले उसको एज्यूम करके a और b की वैल्यू निकालना और फिर आपसे ये भी सॉल्व करवाता है, तो 2 अलग अलग सवाल आपसे सॉल्व करवाता है। एनीवे, तो मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम 2 निकाल लेता हूँ, फ्रॉम 2 हम x या y की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, y इक्वल्स टू -x उधर गया तो प्लस x प्लस 1, ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे प्लग कर देंगे, तो लिखेंगे प्लग y इन 1, तो -2x -2 इंटू वाई की जगह x प्लस 1 इक्वल्स टू 3। देखिए y की जगह मैंने क्या रखा, x प्लस 1 रख दिया ब्रैकेट के अंदर और इक्वल्स टू 3। अब सॉल्व करेंगे, देखिए फिर से वेरिएबल 2 था अभी दोनों इक्वेशन में, हमने एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया और एक ही इक्वेशन है, तभी हम वैल्यू निकालने के बारे में सोच सकते हैं। -2x -2 इक्वल्स टू 3, सो -4x इक्वल्स टू 3 प्लस 2 इज 5, x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5/4। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। मुझे विश्वास है कि अगर आप x आ गया है तो y भी आप निकाल सकते हैं, तो हम y के लिए यहाँ प्लग कर देंगे। सो y इक्वल्स टू x की जगह हम लिखेंगे -5/4 प्लस 1,
तो y इक्वल्स टू 4 माइनस 5 प्लस 4 इज -1/4। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई और ये x की वैल्यू आ गई। अब आपका आंसर कंप्लीट हुआ। इसके बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस है, वो अब मैं विश्वास करता हूँ कि अब आप कर सकते हैं। उसको आप क्वेश्चन को प्लग करके वेरीफाई कर लेंगे। उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तो दूसरा सवाल भी कुछ ऐसा ही है। इसमें अगर मैं आपको एक सर्टन लेवल तक ले जा करके छोड़ दूंगा तो भी आप बना सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जनरल फॉर्म तक में ले करके आना, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन का वही तरीका होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो इस बार मैं थोड़ा सा ना डिफरेंट प्रॉब्लम ले लेता हूँ। चलिए मैं एक और आसान प्रॉब्लम ले लेता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन है 2 × 3u - v इक्वल्स टू 5uv एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 2u + 3v इक्वल्स टू 5uv। फिर से है 5uv। बोला है सॉल्व कीजिए। घबराइए मत, सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पहले सीखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 6u - 2v इक्वल्स टू 5uv एंड दिस इज इक्वल्स टू 2u + 6v इक्वल्स टू 5uv। लेकिन इसमें एक समस्या दिख रही है मुझे, वो ये है कि दरअसल में u और v लेफ्ट साइड में भी और u और v राइट साइड में भी है, दोनों तरफ है u और v। ऐसे में सॉल्व कैसे किया जाए, ये एक चैलेंज होगा हमारे लिए। तो वैसे अगर हम यहाँ से u की वैल्यू निकाल के प्लग करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि u की वैल्यू यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बहुत लंबा होगा एक्चुअली में वो। तो हम क्या करेंगे, इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 6u - 2v इक्वल्स टू 5uv होता था, है इनफैक्ट। आप याद कीजिए पहले यहाँ एक कांस्टेंट होता था, अभी तक जितने क्वेश्चंस हमने किए। तो हम क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट बनाने के लिए uv से इधर डिवाइड कर देंगे। और ये आपको बताया है मैंने, और आप सब जानते भी होंगे कि अगर uv से आपने एक तरफ डिवाइड किया है तो दूसरी तरफ भी डिवाइड करना पड़ेगा, अगर इक्वेशन है तो। और अगर नहीं आप ऐसा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं हम सिर्फ डिवाइड करें, तो ठीक है, फिर आप यहाँ पे u × v मल्टीप्लाई भी करेंगे। लेकिन क्योंकि अभी मुझे ऐसा नहीं है, अभी मुझे दोनों तरफ, क्योंकि इक्वेशन है, मुझे दोनों तरफ डिवाइड करना है, तो मैंने ये कर दिया। इससे क्या फ़ायदा होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये 6u/uv है, 6u/uv - 2v/uv इक्वल्स टू 5। देख सकते हैं v से v कैंसिल, u से u कैंसिल, तो क्या बच गया, 6/v - 2/u इक्वल्स टू 5। इसी तरह से दूसरे इक्वेशन में भी होगा, और मैं लिख देता हूँ 2/v + 6/u इक्वल्स टू 5, ये बचेगा। आप क्या करेंगे, 1/u चलिए इसको v लिख दिया, इक्वल्स टू कैपिटल स्मॉल x, 1/u इक्वल्स टू स्मॉल y। और जैसे अभी तक हम लोग करते रहे हैं, डिट्टो आप उसी तरह से आगे प्रोसीड करेंगे और आपका ये सवाल बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल मैंने बनाए हैं, मेरे ख्याल से 3-4 क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। आप चाहेंगे तो आप रेफ़र कर सकते हैं पुराने वीडियोस को, और आज का भी जो 1/√x वाला था मोर और लेस ऐसा ही है, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हो। प्रिसाइसली इसी टाइप का मैंने बनाया, जिसमें 1/x को t लिया है, 1/y को मैंने v लिया है, और आप उसको भी रेफ़र करके बना सकते हैं। तो कोई भी चीज़ आप रेफ़र करके इसमें बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये सवाल आप कंप्लीट कर लेंगे। ओके, मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलता हूँ, और नेक्स्ट प्रॉब्लम है मेरा, इसमें बोला गया सॉल्व 2y + 3x इक्वल्स 11 एंड 2x - 4y इक्वल्स -24। बोला गया इन दोनों को सॉल्व करिए आप। ठीक है जी, कर लिया, मान लेते हैं कर लिया, लेकिन क्वेश्चन को हमेशा कंप्लीट पढ़ा कीजिए। एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये जो वर्ड हेंस है ना, इसको ज़रा ध्यान से पकड़ेंगे आप लोग। हेंस का मतलब वही होता है जो यूजिंग दिस का मतलब होता है। बोला गया कि आप पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके जो x और y की वैल्यू आएगी उसका इस्तेमाल जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसमें आप करेंगे। वो नेक्स्ट स्टेटमेंट अभी मैंने दिया नहीं है आपको, उसका इस्तेमाल मतलब आपको हर हाल में पहले x और y की वैल्यू तो निकालनी ही है, उससे आप बच नहीं सकते। अगर आप सोचेंगे कि नहीं उसको
उसको बिना निकाले भी मैं कर सकता हूँ, तो नहीं कर सकते आप। आपको x और y की वैल्यू निकालनी ही है सबसे पहले, और उस x और y की जो वैल्यू निकलेगी, वो जो x और y की वैल्यू निकलेगी, उस x और y की वैल्यू को आप यूज़ करेंगे एक जो नया स्टेटमेंट जो इसमें भी आएगा उसमें प्लग करने के लिए। तो हेंस का मतलब याद रखिएगा, मतलब अगर उससे पहले अगर आपके पास आंसर मन में भी होना और आप डायरेक्टली करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव होगा तब तो कोई नहीं देख रहा, फिर तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर ये सब्जेक्टिव होगा तो 0 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि आपने जो वर्ड हेंस है उसका इस्तेमाल नहीं किया। हेंस का मतलब हो जाता है यूजिंग दीज टू इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस की वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए अगला आपको बनाना है। तो वैल्यू का जब इस्तेमाल करना है तो वैल्यू तो निकालना ही पड़ेगा, कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं मेरे पास। सो लेट्स सॉल्व इसको। इसका नाम मैं, इसका कलर इस बार थोड़ा चेंज कर देता हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ फर्स्ट, इसका नाम रख देता हूँ सेकेंड। तो लिखूँगा फ्रॉम 1, जैसा हर बार करता रहा हूँ। आप y निकाल लें, 2y इज इक्वल टू 11 माइनस 3x। किसी के मन में सवाल होना नहीं चाहिए कि y क्यों, हर बार मैंने फ्रीडम दिया है आपको, आप x निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना बदलेंगे करने के तरीके को, आप उतना ज़्यादा सीखेंगे। आप जितना डरेंगे उतना कम सीखेंगे। डरना नहीं है, आप मैनिपुलेट कीजिए। आपको लग रहा है कि मैंने y से सिखाया, आप x से निकाल के देख लीजिए। फ्रीडम है आपके पास। आपको मैथ्स में कभी बार नहीं होता कि नहीं यही करना है आपको, ऐसा नहीं होता। हाँ, अब जहाँ प्लस करना वहाँ प्लस ही करेंगे ना, वहाँ आप माइनस करेंगे, कहेंगे देखिए जी मैंने ये कर दिया, अब तो वो तो बेकार की बात है। लेकिन जो प्रोसेस है उसमें आपकी इच्छा है, श्रद्धा है, आप जैसे चाहें आप करिए, तोड़ मरोड़ जैसे करना आप करिए। देखिएगा अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो श्योर शॉट है कि आंसर आ जाएगा। वो बहुत लंबा हो सकता है। तो y इक्वल्स टू 11 माइनस 3x अपॉन 2, ये आपने y की वैल्यू निकाल ली, एक्सट्रैक्ट किया, y की वैल्यू x के टर्म्स में एक्सट्रैक्ट किया या फिर निकाल ली। इसको हम कहाँ रखेंगे? सेकेंड में रखेंगे। सेकेंड में क्यों रखेंगे? क्योंकि फर्स्ट में रखेंगे तो वेरीफाई होगा, तो हम सेकेंड में रख के वैल्यू निकाल पाएंगे। सो 2x माइनस 4 इंटू वाई की जगह रखेंगे 11 माइनस 3x अपॉन 2 इक्वल्स माइनस ऑफ 24। अब हम ऊपर जरा सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको आगे लिखते हैं। सो 2x माइनस इस 2 से 4 को कैंसिल कर लेंगे, 2। सो 2 इंटू 11 इज 22, और 2 इंटू माइनस 3x इज माइनस 6x, लेकिन आगे में माइनस है तो प्लस 6x इक्वल्स टू माइनस 24। अब देख लीजिए डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा। सो 2x प्लस 6x इज 8x इक्वल्स टू 22, माइनस 24 प्लस 22। ये माइनस 22 को मैं इधर लेके चला गया राइट साइड में। पता है आपको कि x की या y की वैल्यू निकालनी है तो उसको पूरी तरह से अकेला बनाना होता है। सो 8x इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ 2, x इक्वल्स टू माइनस 1/4। 2/8 होगा, कैंसिल होके 1/-1/4 आ गया। अब आपके पास x की वैल्यू आ गई है, आप कहीं पे भी प्लग करके y निकाल लेते हैं। तो मैं फर्स्ट में प्लग कर देता हूँ, इसको प्लग x इन 1, आप 1 में प्लग कर दीजिए तो क्या आएगा? 2y प्लस 3 इंटू माइनस 1/4 इक्वल्स टू 11। ओके, सो लेट्स सॉल्व। सो 2y माइनस 3/4 इक्वल्स 11। सो 2y इक्वल्स टू 11 प्लस 3/4, तो 11 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, एलसीएम ले लेते हैं। सो 2y इक्वल्स टू 44 प्लस 3 इज 47/4, y इक्वल्स टू 47/4 है, और ये 2 भी इधर आ जाएगा तो 47/8 ये आ गया। एक और बात मैं बता देता हूँ आपको, मैंने इस क्वेश्चन को देख करके मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूँ। बहुत बार क्या होता है कि जानबूझ के क्वेश्चन की फ्रेमिंग एग्जाम में या कहीं और एंट्रेंस में इस तरह से की जाती है कि आंसर जो आज तक आपको अक्सर देखने को नहीं मिलता वैसा आपको दिखेगा। अक्सर ऐसा किया जाता है, पर्पसली किया जाता है, कंपटीशन में तो पर्पसली किया जाता है। ये चीज़ इसलिए किया जाता है कि अक्सर आपको x और y की वैल्यू जो है तो इंटीजर देखने की आदत होती है। जब मैं ये कह रहा हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ जी ये बिल्कुल सही हो सकता है कि ऊपर कहीं गलती हो इसकी वजह से ऐसा आया हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। आंसर x और y की कुछ भी हो सकती है, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि x और y का इंटीजर ही होगा। हाँ, ये आप तब कहेंगे
जब लिख दिया गया होगा कि द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई हैज़ टू बी एन इंटीजर, अगर ऊपर ही क्वेश्चन में लिखा गया होगा तब आपको इंटीग्रल वैल्यू ही ढूंढना है। अगर इंटीजर नहीं मिला है तो इसका मतलब वो सोल्यूशन इसका निकलेगा ही नहीं। लेकिन अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो आप अपनी मर्जी से अज्यूम नहीं करेंगे कि नहीं नहीं यार ये तो गलत आ गया। हाँ, ये आप जरूर कर सकते हैं, एक बार आप चेक कर लीजिए, अगर आपको इतना ही डाउट है तो आप चेक कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो तो हमेशा ही वेलकम स्टेप है। तो फिलहाल मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि जो मैंने निकाला है वो सही है। तो अब मेरे पास y की वैल्यू भी है और x की वैल्यू भी है। तो x मेरे पास कितना था, मेरे ख्याल से -1/4 है, -1/4 एंड y हमारे पास है 47/8। अब सवाल ये था कि हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू mx प्लस 3। इसमें m की वैल्यू आपको बतानी है। तो बहुत आसान है, y है ही आपके पास, x है ही, प्लग कर दीजिए, m की वैल्यू आ जाएगी। तो x की जगह आप y की जगह आप रखेंगे 47/8 इक्वल्स टू m, x की जगह रखेंगे -1/4 जो दिया हुआ है प्लस 3। उम्मीद है कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 47/8 -3 इक्वल्स टू -m/4। 47 -24 अपॉन 8 इक्वल्स टू -m/4। 47 -24 कितना हो जाएगा, 23। 23/8 इक्वल्स टू -m/4, 4 2 जा 8, तो m इक्वल्स टू -23/2। ये आपके पास m की वैल्यू आ गई। तो इस तरह के सवाल भी आपके पास होंगे। उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन मैं आज की क्लास में लेकर के फिनिश करता हूँ आज के वीडियो को, या फिर यहीं रहने देते हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के बना के दिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं नया मेथड भी स्टार्ट करूंगा, सब्स्टिट्यूशन ओवर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरा मेथड जो है एलिमिनेशन वो सिखाऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को और भी बच्चों को फॉरवर्ड करें ताकि वो भी अच्छे से सीख सकें। अगर उनको क्लास में, ट्यूशन में या स्कूल में बहुत बार बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होने की वजह से दिक्कत होती है, तो इन वीडियोस की मदद से वो, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके क्लास में या स्कूल में जो भी होता है उसी तरीके से आपको पढ़ाया जाए और ज़्यादा डीप नॉलेज आपको दी जाए और सवाल भी बहुत सारे बना करके दिखाए जाएँ। इसीलिए सवाल के वीडियोस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आप इसको शेयर करें और बस इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड थैंक यू।